हे एवरीवन, तो हम आ चुके हैं अपने सी लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 2 में, जहां पर हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और हम समझेंगे कि टोकन किसको बोलते हैं। लेकिन इन सारे टॉपिक में आगे जाने से पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमें एक छोटा सा प्रोग्राम करना हो सी लैंग्वेज में तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी। और चलिए इसी के साथ करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कोड ब्लॉक को। ना कोड ब्लॉक कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या प्रोसेस है, ये सारा कुछ मैंने अपने लेक्चर नंबर 1 में बता रखा है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके सबसे पहले वो वाला वीडियो देखो, जहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि सी लैंग्वेज की हिस्ट्री है, कैसे आपको कोड ब्लॉक इंस्टॉल करना है, क्यों आपको कोड ब्लॉक इंस्टॉल करना है, ये सब कुछ मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। चलिए कोड ब्लॉक यहाँ पे ओपन हो गया। अब हम जाएंगे फाइल पे, यहाँ पर हम चूज़ करेंगे न्यू से एम्प्टी फाइल को। नाउ अब हम करेंगे अपनी फाइल को सेव Ctrl+S के थ्रू। यहाँ पर मैंने आपको रिकमेंड किया था एक फ़ोल्डर क्रिएट करने का, किसी भी नाम का कर सकते हैं आप, अपने नाम का कर सकते हैं आप, एक सी प्रोग्राम नाम का फ़ोल्डर बना सकते हैं एंड उसी फोल्डर में आपको अपने सारे प्रोग्राम रखने हैं। तो यहाँ पर मैं सेव करती हूँ अपनी फाइल को। लेट्स से यहाँ पे मैंने सेव किया second.c। नाउ .c एक्सटेंशन देना बहुत नेसेसरी है क्योंकि सी से ही पता चलता है कि ये सी लैंग्वेज का कोड होने वाला है। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सबसे पहले हैड इंक्लूड stdio.h। फिर हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे इंट मेन वाली लाइन से। फिर हम अपने करली ब्रैकेट को ओपन करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम करेंगे करली ब्रैकेट को क्लोज। अब जो भी आपका प्रोग्राम होगा वो इसके बीच में होगा, इंट मेन वाली लाइन के बीच में। अब सपोज़ करो मेरा प्रोग्राम ऐसा है जो मेरी स्क्रीन पे मुझे कुछ डिस्प्ले करवाएगा, तो मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पे printf लिखेंगे और हम लगाएंगे यहाँ पर डबल कोट्स। अब ये जो डबल कोट्स है इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज़ आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज़ सेकेंड लेक्चर ऑफ सी, तो अभी अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँ तो मुझे मेरी स्क्रीन पर दिखेगा दिस इज़ सेकेंड लेक्चर ऑफ सी। चलिए फटाफट से इसको रन करके देखते हैं। और हाँ, यहाँ पे हमें दिख रहा है दिस इज़ सेकेंड लेक्चर ऑफ सी। लेकिन अब हम पहले समझेंगे कि ये पूरा प्रोग्राम कैसे बिल्ड होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या लिखा, #include stdio.h। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है, printf यूज़ किया है। अब printf का क्या काम था ये मैंने नहीं बताया कंपाइलर को, आपने नहीं बताया कंपाइलर को। printf का जो भी काम है वो ऑलरेडी किसी फाइल में डिफाइन है और वो फाइल कौन सी है, stdio.h। तो इसका मतलब अगर आप अपने प्रोग्राम में printf यूज़ कर रहे हो तो आपको ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड करनी चाहिए। अब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है .h, तो .h से हमें पता चलता है कि ये आपकी क्या है, एक हेडर फाइल है। जैसे कि हर फाइल का एक्सटेंशन होता है, .txt फाइल होती है जिससे हमें पता चलता है कि आपकी टेक्स्ट फाइल है, ऐसे ही वीडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो इसी तरीके से जो आपकी एक फ़ाइल है .h यानी कि वो आपकी एक हेडर फाइल है। अब उस फाइल का नाम क्या है, तो यहाँ पर उस फाइल का नाम लिखा हुआ है stdio। तो इसका मतलब जो हम इस ब्रैकेट के अंदर देते हैं उसको हम क्या क्या देते हैं, पहले हम देते हैं फाइल का नाम, फिर हमें लगाना होता है डॉट, फिर हमें इंक्लूड करना है होता है h नाम का एक्सटेंशन। यानी कि एक मेरी फाइल है stdio जिसका नाम है और .h उसका एक्सटेंशन है। इस वाली फाइल को पहले इंक्लूड करो। #include का मतलब है इस फाइल को इंक्लूड करो। क्यों इंक्लूड करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ printf को। ठीक है, ये आपको समझ में आया। फिर जो हमारा कंपाइलर होता है वो प्रोग्राम को कहाँ से स्टार्ट करेगा, इंट मेन से। ना कंपाइलर को फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर कौन सी लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, वो तो अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेगा इंट मेन से। तो कंपाइलर यहाँ पे आएगा, उसने देखा इंट मेन लिखा हुआ है, ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ओ यहाँ से मुझे अपने प्रोग्राम को करना है स्टार्ट। उसके बाद कंपाइलर देखेगा ये वाला करली ब्रैकेट, इस करली ब्रैकेट से वो ये समझेगा कि जो आपका इंट मेन वाला पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जब आप यहाँ पे क्लोज करते हो तो उसको समझ आएगा यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है। तो कंपाइलर लाइन नंबर के 2 से करेगा हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट। लाइन नंबर 3 पे उसको पता चलेगा अच्छा इंट मेन यहाँ से स्टार्ट है। लाइन नंबर 4 पे वो देखेगा printf, इसका मतलब उसको स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करवाना है। अब क्या डिस्प्ले करवाना है, फिर मैंने यहाँ पे लगाया ब्रैकेट। जो भी डिस्प्ले करवाना है वो मैंने लिखा डबल कोट्स के अंदर, दिस इज़ सेकेंड लेक्चर ऑफ सी। फिर मैंने किया अपने डबल कोट्स को क्लोज, मैंने किया अपने ब्रैकेट को क्लोज और फिर मैंने फाइनली अपनी लाइन को क्लोज किया ये सेमीकोलन दे करके। तो कंपाइलर को ये समझ में आएगा कि मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है दिस इज़ सेकेंड लेक्चर ऑफ सी, और फिर वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएगा। एंड देन यहाँ पे लगा हुआ है सिंगल कोट
सेमी कॉलन बेसिकली, तो वो लाइन मेरी क्या हो चुकी है, एंड हो चुकी है। फिर कंपाइलर नीचे आएगा, उसने देखा अच्छा इंट मेन ख़त्म हो गया, इसका मतलब उसका काम हो गया है डन। तो इसके लिए जब भी हम अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑफ सी। तो समझते हैं एग्जैक्टली में डेटा टाइप क्या होता है। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं पहले इसको हम। सपोज करो मेरे पास बहुत सारे मटेरियल है, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे शुगर रखे हुए हैं, इधर मेरे पास शुगर है, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी सी चाय पत्ती रखी हुई है और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे से स्पाइसेस रखे हुए हैं। अब बेसिकली हम करते क्या है, अगर मेरे पास शुगर है तो अब हम उसको ऐसे तो नहीं रख सकते, किसी न किसी कंटेनर में रखते हैं। तो हम शुगर के लिए क्या करते हैं, एक अलग कंटेनर बना देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उस बॉक्स में एक लेबल लगा देते हैं और उसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं शुगर। ओके, इन द सेम वे अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा चाय पत्ती है तो हम क्या करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं, उसके अंदर हम क्या डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं और उस बॉक्स में हम लेबल लगा देते हैं जिसमें हम लिख देते हैं चाय पत्ती। ऐसे ही अगर मेरे पास स्पाइसेस है तो स्पाइसेस के लिए मेरे पास दूसरा टाइप का कंटेनर होता है, कुछ इस तरीके से कंटेनर होता है, उसमें हम अपने हिसाब से सारे स्पाइसेस को क्या करते हैं, अरेंज करके रख देते हैं। नाउ यही चीज़ सेम यही चीज़ हम किस में करते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो हाँ अब मेरे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, मेरे पास यहाँ पर 10 भी होता है, मेरे पास 10.0 भी एक डेटा होता है और मेरे पास ए भी होता है और यहाँ पे मेरे पास पूरा नाम होता है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास टेक्नो है। नाउ जैसे हमारे पास डिफरेंट मटेरियल थे ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डेटा है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये 10 है तो इस 10 के लिए हम एक डिफरेंट टाइप का बॉक्स बना देंगे। तो क्योंकि ये 10 मेरा इंटीजर है तो यहाँ पे मैं कौन सा बॉक्स यूज़ करूँगी, इंट टाइप का बॉक्स यूज़ करूँगी। अब यहाँ पे ये मेरे पास डेसिमल वाली वैल्यू है, इसको स्टोर कराने के लिए हम क्या लेंगे, फ्लोट टाइप की एक मेमोरी बनाएंगे। ये मेरे पास ए है, ए मेरा क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है, तो इसके लिए हम एक कैर टाइप की मेमोरी बनाएंगे। यहाँ पे मेरे पास टेक्नो है, टेक्नो मेरा क्या है, पूरी स्ट्रिंग है। बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। जैसे कि मेरे पास टी एक कैरेक्टर था, ई एक कैरेक्टर था, सी एक कैरेक्टर था और यहाँ पे एच एक कैरेक्टर था। मैंने इन सारे कैरेक्टर्स को क्या किया, मिला दिया। तो अब ये मेरा क्या बन चुका है, नाउ दिस इज माई स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को अगर हमें स्टोर कराना है तो कैर डेटा टाइप की मदद से हम एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, फिर हम उसका कुछ साइज दे देंगे और यहाँ पे ये बन जाएगा मेरा स्ट्रिंग। तो यानी कि अगर आपके पास डिफरेंट डेटा है तो आपको डिफरेंट मेमोरी बनानी पड़ेगी और फिर आपको उसमें करवाना पड़ेगा स्टोर। ये सेम चीज़ अभी हम प्रोग्राम में भी करेंगे, लेकिन एक और यहाँ पे चीज़ समझते हैं जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। अभी हमने देखा था कि मेरे पास एक शुगर टाइप का बॉक्स था, फिर हमने उसमें लेबल दिया था, उसका नाम रख दिया था क्या, शुगर। तो ऐसे ही अगर मुझे इस 10 को स्टोर करवाना है तो पहली चीज़ तो मुझे इंट टाइप का बॉक्स चाहिए होगा, क्योंकि मुझे 10 स्टोर कराना है ना। उस बॉक्स का कुछ नाम होना चाहिए। अभी अगर मैंने यहाँ पे इंट लिखा तो मेरे प्रोग्राम में क्या होगा, एक इंट डेटा टाइप की एक मेमोरी बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस मेमोरी का कोई ना कोई नाम देना होगा। तो सपोज करो यहाँ पे मैंने इस मेमोरी का नाम क्या रख दिया, टेक्नो रख दिया। नाउ इस मेमोरी का डेटा टाइप क्या है, इंट है, इस मेमोरी का नाम क्या है, यहाँ पर टेक्नो है। तो अब जब भी कभी मुझे इंट वाली डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको यूज करेंगे टेक्नो नाम से। और अगर मुझे अभी इस टेक्नो में कुछ रखवाना है, लेट्स से यहाँ पे मुझे 10 रखवाना है तो इक्वल टू 10 लिख देंगे। तो इसके अंदर कितना चला जाएगा, यहाँ से 10 चला जाएगा। यानी कि मेरे पास एक इंट डेटा टाइप की मेमोरी है जिसके अंदर इंटीजर होंगे, उस मेमोरी का नाम क्या है, टेक्नो है, और उस मेमोरी के अंदर क्या रखा हुआ है, 10 रखा हुआ है। तो जब भी कभी अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी 10 की तो मैं इस टेक्नो के थ्रू इस 10 को एक्सेस कर सकती हूँ। नाउ सपोज करो मुझे अपनी स्क्रीन पे इस चीज़ को प्रिंट करवानी है। तो पहली चीज़ तो अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो printf लिखना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे printf को pf लिख रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा printf, फिर मुझे लगाना पड़ता है डबल कोट्स। अब मुझे इस 10 को प्रिंट करवाना है तो मुझे टेक्नो की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब इस बॉक्स का पर्टिकुलर नेम आ चुका है जिसका नाम है यहाँ पे टेक्नो। तो अगर मुझे इस इंटीजर को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे पहले हमें लगाना पड़ेगा %d।
अभी आप समझेंगे कि ये %d मैंने क्यों लिखा है। अभी के लिए आप ऐसा समझो, जैसे आपको अगर शुगर निकालनी होती है तो आप क्या करते हो, एक दूसरे टाइप का स्पून यूज़ करते हो। अगर आपको चाय पत्ती निकालनी होती है तो एक आपके पास दूसरे टाइप का स्पून होता है। अगर आपको स्पाइसेस निकालनी है तो आपके पास डिफरेंट तरह के स्पून होंगे। इन द सेम वे अगर मुझे अपनी मेमोरी में से कंटेंट निकालना है, जैसे कि यहाँ पे मुझे इंटीजर में से निकालना है कुछ, तो हम क्या यूज़ करेंगे, %d। अगर मुझे फ्लोट में से कुछ निकालना होता तो यहाँ पे हम यूज़ करते %f, यहाँ पे यूज़ करेंगे %d। और अगर मुझे कैरेक्टर टाइप में से कुछ निकालना होता तो हम क्या यूज़ करते %c। और अगर मुझे स्ट्रिंग में से कुछ निकालना होता तो हम यहाँ पे यूज़ करते %s। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो अपने स्पून से। नाउ डेटा टाइप को आप कंपेयर कर सकते हो अपने डिफरेंट मटेरियल के बॉक्स से। तो क्योंकि यहाँ पे ये इंटीजर था तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, %d लिखा, फिर आपको लगाना होगा कॉमा। अब अगर मुझे 10 को प्रिंट करवाना है तो 10 मेरा किस मेमोरी में रखा है, टेक्नो नाम की मेमोरी में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे टेक्नो, फिर अपने प्रिंटफ को करेंगे क्लोज, और फिर फाइनली अपनी लाइन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। चलिए सेम चीज़ हम फटाफट से प्रोग्राम में करते हैं। तो सेम उसी प्रोसेस से अपने कोड ब्लॉक में आके एक न्यू फाइल क्रिएट करके उस फाइल को सेव करके हम यहाँ पे करेंगे अपने प्रोग्राम को स्टार्ट। और अब हम समझेंगे इस प्रोग्राम में डेटा टाइप्स के बारे में। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट मेन। नाउ मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ पे मैंने हेडर फाइल नहीं लिखा है, बट प्रोग्राम मेरा फिर भी रन होगा, क्योंकि ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको हेडर फाइल लिखनी पड़ेगी। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, #include stdio.h। और अगर मैं ये नहीं भी लिखूँगी प्रोग्राम मेरा तब भी रन होगा। तो यहाँ पे आप समझते हैं डेटा टाइप के बारे में। नाउ सपोज करो मुझे 10 जो है एक मेमोरी में स्टोर कराना है, तो 10 मेरा इंटीजर होता है, तो यहाँ पे मैं एक इंट टाइप का ब्लॉक बनाऊंगी। अभी मेरे पास एक ब्लॉक बना होगा जिसका डेटा टाइप क्या होगा, इंट होगा। इसका मतलब उसके अंदर मैं केवल इंटीजर रख सकती हूँ। अब उस ब्लॉक का मुझे कुछ ना कुछ नाम देना होगा। नाम मैं कुछ भी दे सकती हूँ। सपोज करो यहाँ पे मैंने उस ब्लॉक का नाम दे दिया टेक्नो, तो यानी कि मेरे पास एक ब्लॉक बन के रेडी हुआ है जिसका डेटा टाइप इंट है और जिस ब्लॉक का नाम क्या है, टेक्नो है। अब मैं चाहती हूँ उस ब्लॉक में 10 को रखना, तो यहाँ पे हम =10 लिख देंगे। लेकिन अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या मुझे स्क्रीन पे कुछ दिखेगा? तो यहाँ पे हम करते हैं इसको रन। हाँ, स्क्रीन पे तो मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा। स्क्रीन पे तो मुझे तब दिखेगा ना जब मैं यहाँ पे printf यूज़ करूँगी। तो चलो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं printf को। तो यहाँ पे क्या मैंने यूज़ किया, printf। अब मुझे printf के अंदर हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखना होता है, जो भी आप चाहते हो आपके स्क्रीन पे दिखे। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी स्क्रीन पे दिखे द वैल्यू ऑफ टेक्नो इज़। तो मेरी स्क्रीन पे अभी एक मैसेज दिखेगा जो कि होगा द वैल्यू ऑफ टेक्नो इज़। तो इतना अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, द वैल्यू ऑफ टेक्नो इज़। बट मैं चाहती हूँ इसके आगे मुझे उस टेक्नो की वैल्यू दिखे जो कि अभी क्या है, 10 है। तो मैंने आपको बताया था अगर मैं चाहती हूँ कि टेक्नो वाली वैल्यू दिखे, टेक्नो कैसा है, मेरा इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर के लिए मेरे पास कौन सा होता है, %d होता है। जैसे कि शुगर के लिए आपके पास एक अलग स्पून होता है। अब मैं इंटीजर में से डेटा निकाल रही हूँ, टेक्नो नाम की मेमोरी में से डेटा निकाल रही हूँ, और उस मेमोरी में कैसा डेटा है, इंटीजर टाइप का है। तो मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पे %d लिखूँगी। अब यहाँ पे आपको लगाना होगा कॉमा और आपको देना होगा उस मेमोरी का नाम। जैसे कि यहाँ पे मेरी मेमोरी का नाम क्या है, टेक्नो है। तो अभी मुझे मेरी स्क्रीन पे क्या दिखेगा, सबसे पहले तो डबल कोट्स के अंदर जो लिखा है वो एज इट इज़ दिखेगा। क्या दिखेगा, द वैल्यू ऑफ टेक्नो इज़, फिर उसके बाद मुझे दिखेगा ये कोलन का साइन, इतना मुझे स्क्रीन में दिखेगा। फिर मुझे %d नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका %d है ये आपका नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होता है, यानी कि %d नहीं दिखेगा मुझे। %d की जगह क्या दिखना चाहिए वो यूज़र को बताना होता है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे %d की जगह क्या दिखे, टेक्नो में रखी हुई वैल्यू दिखे। टेक्नो में यहाँ पे h लगाना होगा। हाँ, अब मैं चाहती हूँ कि %d की जगह जो मैंने टेक्नो में वैल्यू रखी है वो वैल्यू दिखे। तो यहाँ पे मुझे लगाना होगा कॉमा और साथ में मुझे अपनी मेमोरी का नाम देना होगा। अब मुझे स्क्रीन पे क्या दिखेगा, द वैल्यू ऑफ टेक्नो इज़, उसके बाद कोलन का साइन, एंड %d की जगह मुझे क्या दिखेगा, टेक्नो में जो वैल्यू रखी है। टेक्नो में कौन सी वैल्यू रखी है, 10 रखी है। तो अभी इसको हम यहाँ पे करते हैं रन। यस, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, द वैल्यू ऑफ टेक्नो इज़, और साथ में मुझे 10 दिख रहा है, %d नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब जो आपका %d होता है, %f होता है, %c होता है, दिस आर योर नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। तो मैं यहाँ पे कमेंट में लिखती हूँ %d, %c, %f, ये होते हैं आपके नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर।
यानी कि आप इसको प्रिंटफ के अंदर लिखोगे तो ये कभी प्रिंट नहीं होंगे, इनकी जगह पे क्या प्रिंट होना है वो आपको बताना पड़ेगा। ये तो बात हो गई हमारी डेटा टाइप की। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं टेक्नो का डेटा टाइप क्या है, तो टेक्नो का डेटा टाइप इंट है। टेक्नो के अंदर क्या रखा हुआ है, टेक्नो के अंदर 10 रखा हुआ है, और यहाँ पे तो मैंने 10 रख दिया, बट अब मैं चाहती हूँ कि यूज़र कुछ रखे, यानी यूज़र जो भी रखे वो टेक्नो की मेमोरी में जाए, टेक्नो नाम की मेमोरी में जाए। तो कमांड किसके पास होनी चाहिए, यूज़र के पास होनी चाहिए। नाउ कभी भी आपको यूज़र से रखवाना हो तो सिंपल है, आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्कैन एफ, और साथ में आपको लगाना पड़ेगा फिर से ब्रैकेट। नाउ ये जो printf है ये किस फाइल में डिफाइन था, stdio.h फाइल में था, तो मैंने stdio.h फाइल इंक्लूड किया था। अब ये जो scanf है ये भी इसी फाइल में डिफाइन है, किस फाइल में, stdio.h वाली फाइल में। तो इसका मतलब अगर मैंने ये वाली फाइल इंक्लूड कर रखी है तो मैं scanf भी यूज़ कर सकती हूँ और मैं printf को भी यूज़ कर सकती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि यूज़र जो भी नंबर दे वो टेक्नो वाली मेमोरी में जाए, तो इसके लिए यहाँ पर मुझे फिर से यूज़ करना पड़ेगा डबल कोट्स। नाउ यूज़र क्या देने वाला है, इंटीजर देने वाला है, तो फिर से मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा %d। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टेक्नो नाम की मेमोरी का एड्रेस देना होगा। अब ये टेक्नो नाम की मेमोरी बनी कहाँ पे है, एक रैम के सेक्शन में मेरे पास टेक्नो नाम की मेमोरी बनी है। रैम ने क्या किया, उसको कोई अपने मन से एड्रेस दे दिया। अब रैम तो मेरा कितना बड़ा होता है, वो सबका कहाँ संभालते बैठेगा, तो वो हर एक मेमोरी को क्या देता है, एड्रेस दे देता है। यानी कि जब भी कभी यूज़र को वो मेमोरी चाहिए हो तो वो उसके एड्रेस के थ्रू उस मेमोरी को यूज़ कर सकता है, उस एड्रेस के थ्रू उस मेमोरी में डेटा रखवा सकता है। तो मुझे अभी किस मेमोरी में रखवाना है, टेक्नो नाम की मेमोरी में जो भी यूज़र देगा रखवाना है। तो यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा कॉमा, अब मुझे देना पड़ेगा टेक्नो नाम की मेमोरी का एड्रेस। उसके लिए हम यूज़ करेंगे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये जो आप यहाँ पे एम्परसेंड देख रहे हैं, दिस इज़ योर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। अब किसका एड्रेस देना है, मुझे टेक्नो नाम की मेमोरी का एड्रेस देना है, और फिर हम करेंगे अपनी लाइन को क्लोज। लेकिन अभी देखो टेक्नो नाम की मेमोरी में तो 10 रखा हुआ है और फिर यूज़र भी उसी में रखना चाहता है, तो एक काम करते हैं ना, 10 हटा देते हैं। अब अभी क्या होगा, मेरे पास एक टेक्नो नाम की मेमोरी बन गई है, उसका डेटा टाइप इंटीजर है। फिर स्कैनफ पे क्या होगा, प्रोग्राम थोड़ी देर रुकेगा, उसमें जो भी यूज़र देगा वो कहाँ जाएगा, टेक्नो नाम की मेमोरी में जाएगा, एंड फिर प्रिंटफ की मदद से हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। एक बार फटाफट से हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने रन किया। नाउ अभी मेरा जो प्रोग्राम है ये रुका हुआ है। अब बेसिकली हुआ क्या होगा, इंट मेन से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, कंपाइलर ने देखा इंट मेन से स्टार्ट किया, फिर उसने कर्ली ब्रैकेट देखा, फिर उसने देखा इंट टेक्नो, तो रैम में जाकर के उसने एक मेमोरी बना दी जिसका नाम क्या रखा उसने, टेक्नो, और डेटा टाइप क्या हो गया उसका, इंट हो गया। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास स्कैनफ की वाली लाइन पे अभी मेरा कंपाइलर रुका हुआ है। क्यों रुका है, क्योंकि वो वेट कर रहा है, वो ये वेट कर रहा है कि यूज़र कोई नंबर देगा। स्कैनफ का मतलब ही यही है कि यूज़र कुछ अपने कीबोर्ड से एंटर करेगा, इसके लिए कंपाइलर रुका हुआ है। अब यूज़र क्या एंटर करने वाला है, %d का मतलब तो वो इंटीजर एंटर करने वाला है। अब यूज़र ने सपोज करो 12 एंटर कर दिया, तो ये 12 अब कहाँ जाएगा, टेक्नो में जाएगा। नाउ अभी भी वो रुका हुआ है। स्कैनफ आपकी आउटपुट स्क्रीन को तब तक रोक के रखता है जब तक आप कुछ एंटर नहीं करते और साथ में आप एंटर को प्रेस नहीं करते। नाउ जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, क्या हो गया, ये जो 12 था ये टेक्नो नाम की मेमोरी में चला गया। फिर मैंने प्रिंटफ में लिख रखा था द वैल्यू ऑफ टेक्नो इज़, तो यहाँ पे प्रिंट हुआ द वैल्यू ऑफ टेक्नो इज़। फिर मैंने %d लिखा था। नाउ अभी मैंने आपको बताया था %d कभी प्रिंट नहीं होता, %d की जगह पे क्या प्रिंट होता है ये हमें बताना पड़ता है। तो यहाँ पे %d की जगह पे क्या प्रिंट होना चाहिए था, टेक्नो नाम के अंदर जो रखा था। नाउ टेक्नो नाम के अंदर क्या रखा हुआ था, 12 रखा हुआ था, तो इसके लिए मुझे मेरी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, द वैल्यू ऑफ टेक्नो इज़ 12। एंड ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इसके थ्रू हमने क्या समझा, एक डेटा टाइप समझा। नाउ सपोज करो अब मेरे पास यहाँ पे तो इंटीजर था तो हमने %d यूज़ कर लिया। अब मुझे ना एक कैरेक्टर रखवाना है, कैरेक्टर a रखवाना है, तो मैं इंट टाइप की मेमोरी नहीं यूज़ कर सकती। अब मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, कैर टाइप की मेमोरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CHAR, इट मीन्स कैर। तो अभी मेरे पास एक कैर टाइप का बॉक्स बना होगा। अब उस बॉक्स का हम कुछ नाम दे देते हैं। सपोज करो मैंने उस बॉक्स का नाम दे दिया नेम। अब मैं इस मेमोरी में रखवाना चाहती हूँ a। अब क्योंकि मेरा a एक कैरेक्टर है तो मुझे उसको रखना पड़ेगा सिंगल कोट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग है, द वैल्यू ऑफ टेक्नो इज़ %d, ये सब मेरा क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो जब भी कभी हम स्ट्रिंग को रखते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, डबल कोट यूज़ करते हैं। लेकिन a मेरा यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सिंगल कोट का यूज़ करेंगे। तो अभी मेरे पास नेम नाम की मेमोरी के अंदर क्या जा चुका है, a जा चुका है। अब मैं चाहती हूँ मेरी स्क्रीन पे ये a दिखे, तो सबसे पहले स्क्रीन पे दिखना चाहती हूँ तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, printf। फिर मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा
डबल कोट्स का। अब मैं चाहती हूँ एक मैसेज डिस्प्ले हो, द वैल्यू ऑफ नेम इज़। तो स्क्रीन पे क्या दिखेगा मुझे, द वैल्यू ऑफ नेम इज़। अब मैं चाहती हूँ नेम के अंदर जो रखा है वो मुझे दिखे। नाउ नेम मेरा कैसा है, कैरेक्टर है। नाउ कैरेक्टर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, %C। तो यहाँ पे %C की जगह क्या दिखना चाहिए वो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कॉमा लगा के। और मैं चाहती हूँ %C की जगह मुझे नेम नाम की मेमोरी में जो रखा है वो दिखे। नाउ %C आपकी स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि %C आपका कैसा है, एक नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है, तो %C तो नहीं प्रिंट होगा। नाउ %C की जगह पे क्या प्रिंट होना चाहिए, नेम प्रिंट होना चाहिए। बेसिकली नेम के अंदर जो रखा है, नाउ नेम के अंदर क्या रखा हुआ है, A रखा हुआ है, तो मुझे मेरी स्क्रीन पे दिखेगा द वैल्यू ऑफ नेम इज़ A। फटाफट से एक बार इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे printf का P स्मॉल होना चाहिए था। यहाँ पे अब हम इसको रन करते हैं। अभी वो scanf वाली लाइन पे रुका हुआ है। जैसे ही मैंने 12 दिया वो गया, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, द वैल्यू ऑफ टेक्नो इज़ 12, इट इज़ परफेक्टली फाइन। लाइन नंबर 6, उसके बाद वो कमेंट वाली लाइन थी तो कंपाइलर ने उसको इग्नोर कर दिया। फिर यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, द वैल्यू ऑफ नेम इज़ A। यस, हमने यही गेस किया था कि हमें यहाँ पे दिखेगा द वैल्यू ऑफ नेम इज़ A। %C तो वैसे भी नहीं प्रिंट होगा। लेकिन कितना अजीब है, ये दो के दोनों एक लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। कितना अच्छा होता अगर द वैल्यू ऑफ नेम इज़ A मेरा नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होता। तो इसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पर देना होगा \n। अब \n क्या करता है, कंपाइलर को नीचे ले जाता है, तो फिर वो सारी चीज़ें नीचे वाली लाइन पे प्रिंट करवाता है। फिर से हम एक बार इसको रन करते हैं। यहाँ पे मैंने दिया 12। ओह हाँ, अब यहाँ पे देखो ये नीचे आ गया आपका। तो \n इज़ यूज्ड फॉर नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पे हम कमेंट करके लिख लेते हैं \n किसके लिए यूज़ होता है, फॉर नेक्स्ट लाइन के लिए। और %C हम यूज़ करते हैं कैरेक्टर के लिए। अब सपोज करो मेरे पास डेसिमल वाली वैल्यू है, तो मैंने आपको डेसिमल वाली वैल्यू के लिए क्या बताया, हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लोट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम फ्लोट टाइप का एक डेटा टाइप लेंगे। नाउ अभी क्या होगा, मेरे पास एक बॉक्स बनेगा जिस बॉक्स का डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा। अब मुझे उस बॉक्स का कोई नेम देना चाहिए, तो अब सपोज करो मैं उस बॉक्स का नाम दे देती हूँ डेसिमल, और उस बॉक्स में मैं रखवा देती हूँ 10.78। अब यहाँ पे हम फिर से अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे printf। अब मैं चाहती हूँ मेरी स्क्रीन पे दिखे द वैल्यू ऑफ डेसिमल इज़। अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ डेसिमल के अंदर जो रखा है वो मुझको दिखे। अब डेसिमल कैसा होता है आपका, फ्लोट डेटा टाइप का होता है, तो फ्लोट डेटा टाइप के लिए हम यूज़ करते हैं %f। नाउ जब ये वाली लाइन आपकी चलेगी तो आपको स्क्रीन पे क्या दिखेगा, द वैल्यू ऑफ डेसिमल इज़। फिर से %f प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि %f मेरा नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है। %f की जगह पे क्या प्रिंट होना चाहिए, डेसिमल के अंदर जो वैल्यू रखी है वो। तो अब यहाँ पे हमने कॉमा लगा के क्या लिख दिया, डेसिमल लिख दिया। अब एक बार हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने दिया 12। हाँ, अब यहाँ पे क्या दिख रहा, ये तो हमने पहले प्रेडिक्ट किया था, द वैल्यू ऑफ डेसिमल इज़ 10.78, उसके बाद 00। नाउ फिर से देखो लाइन चेंज नहीं हुई, दो के दोनों एक साथ प्रिंट हो गए। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे फिर से \n यूज़ करके लाइन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। नाउ एक चीज़ आपने नोटिस किया, इसकी जो वैल्यू प्रिंट हो रही थी वो प्रिंट हो रही थी 10.78, उसके बाद 00 अपने मन से वो ऐड करके प्रिंट कर रहा था। बेसिकली होता क्या है, जो आपका फ्लोट डेटा टाइप होता है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। आपने क्या रखा, 10.78, तो रिमेनिंग साइज़ में अपने आप से क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, और फिर हमें वही 0 दिखता है स्क्रीन पे। अब एक बार हम रन करके देखते हैं, ये मेरी नेक्स्ट लाइन पे आ गया होगा। यस, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो रहा है, द वैल्यू ऑफ डेसिमल इज़ 10.78 एंड 000। आई होप कि आपको डेटा टाइप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो मैंने मेमोरी का नाम दिया, जैसे कि मैंने मेमोरी का नाम यहाँ पे दिया टेक्नो, मैंने मेमोरी का नाम यहाँ पे दिया नेम, मैंने यहाँ पे मेमोरी का नाम दिया डेसिमल, तो इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ओके, मेमोरी के नेम को, मेमोरी का जो टाइप बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा टाइप, और मेमोरी का जो नाम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। नाउ ये नाम कौन देता है, यूज़र देता है, जैसे कि इतनी देर से मैं दे रही थी। अब वो नाम जो है ना, रैंडमली कुछ भी नहीं दे सकता, इसके भी कुछ रूल होते हैं।
तो एक बार हम फटाफट से अपने इसी वीडियो में इसके रूल्स को समझते हैं। नाउ सबसे पहला रूल यहाँ पे इसका ये है कि आप इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ नो स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास एक इंट टाइप की मेमोरी हो, लेकिन उस मेमोरी का नाम क्या हो, टेक एट द रेट ई नाम हो उस मेमोरी का, और फिर मैं उस मेमोरी में 90 रखवाना चाहती हूँ। तो चलो चेक करते हैं क्या मैं टेक एट द रेट ई नाम की मेमोरी बना सकती हूँ। ये मुझको यहीं पर एरर देगा, ये देखो। अब एक बार एरर हम पढ़ते हैं। एरर क्या दे रहा है, स्ट्रे एट द रेट इन प्रोग्राम, यानी कि आप एट द रेट प्रोग्राम में अपने यूज़ नहीं कर सकते, स्पेशली जब आप मेमोरी का नाम दे रहे हो। तो ये तो हो गया सबसे पहला रूल। नाउ इसका दूसरा रूल ये है कि आपको वाइट स्पेस नहीं देना है। वाइट स्पेस का ये मतलब है कि मैं क्या कर रही हूँ, एक मेमोरी बना रही हूँ फ्लोट टाइप की, और मैं उसका नाम यहाँ पे दे रही हूँ टेक्नो, फिर मैं स्पेस दे करके उसके नाम के आगे लगा रही हूँ स्क्रिप्ट। यानी कि मैंने एक मेमोरी बनाई जिसका नाम क्या है, टेक्नो, फिर थोड़ा सा स्पेस है एंड देन स्क्रिप्ट, और उस मेमोरी में मैं रखवाना चाहती हूँ 400। अब हम चेक करते हैं क्या मैं यहाँ पे ये वाली मेमोरी इस नाम की बना सकती हूँ। फिर से हम एक बार बिल्ड एंड रन करते हैं। तो इस बार मुझे 2 एरर आएगी। एक तो मुझे एट द रेट के लिए एरर आएगी, एंड देन मुझे एक एरर आ रही है स्क्रिप्ट अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन। इसका मतलब कि मैं अपने मेमोरी के नेम में स्पेस नहीं दे सकती। नाउ ये तो हो गया इसका सेकेंड रूल। नाउ थर्ड रूल इसका ये बोलता है कि आपका जो मेमोरी का नाम है वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। अब यानी कि एक मैं मेमोरी चाहती हूँ इंट डेटा टाइप की, और मैं उसका नाम रखती हूँ 4 टेक्नो। चलो देखते हैं क्या इस मेमोरी में हम कुछ रखवा सकते हैं। 78 जैसे मैंने रखवाया। अब चेक करते हैं क्या मुझे यहाँ पे एरर आती है। यस, फिर से मुझे एरर आई। नाउ इस बार मुझे 3 एरर आएगी। एक एरर आएगी मुझे टेक्नो एट द रेट में, जिसमें कि वो मुझे दिखा रहा है एट द रेट इन प्रोग्राम ई इज़ अनडिक्लेयर्ड, क्योंकि एट द रेट के बाद मैंने ई लिख दिया। उसके बाद मुझे दिखा रहा है स्क्रिप्ट अनडिक्लेयर्ड। उसके बाद ये मुझे दिखा रहा है इनवैलिड सफिक्स टेक्नो ऑन इंटीजर कॉन्स्टेंट, यानी कि जो मैंने यहाँ पे टेक्नो लिया है वो तो ठीक है, बट जो उसके पहले मैंने 4 लिख रखा है दैट इज़ इनवैलिड। तो ये 3 रूल हैं आइडेंटिफायर के। आइडेंटिफायर मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो मैंने अभी टॉपिक आपको बताया, दिस इज़ योर आइडेंटिफायर। जो आप वेरिएबल का नाम देते हो, आप मेमोरी का नाम देते हो, ऐसे ही आगे हम फंक्शन पढ़ेंगे, आप फंक्शन का नाम देते हो, यानी जिस भी चीज़ का नाम यूज़र देता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। और हर जितने भी आइडेंटिफायर होंगे आपके, अभी तो हमने केवल मेमोरी का नाम दिया, अभी तो हम एक क्लास का नाम देंगे, एक स्ट्रक्चर का नाम देंगे, यूनियन का नाम देंगे, फिर हम एक फंक्शन का नाम देंगे। तो उन सबके यही रूल है कि आपको क्या नहीं करना है, स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड नहीं करना, आपको कोई वाइट स्पेस इंक्लूड नहीं करना है, और आपकी कोई भी मेमोरी डिजिट से नहीं स्टार्ट होनी चाहिए। तो आई थिंक आपको एक आइडिया लगा होगा कि डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि टोकन क्या होता है।